राइट। तो फिर मैंने फार्माकोलॉजी, अगर तुम्हारा फार्माकोलॉजी है तो तुम्हें 90% और 80% तुम्हें फार्माकोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो उसके लिए तो फार्माकोलॉजी पढ़ना है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट तुम्हें क्या पढ़ना है और किस डोमेन से पढ़ना है, तो वो आता है फार्माकोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, और बहुत सारे डिफरेंट जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं वेट लैब्स में तो वो मेरे आते लिए हैं। जो और था उसके कि बाद व्हाई आई चोज नाइपर एंड दैट टू नाइपर मोहाली, करेक्ट। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंस्पिरेशन मेरे गाइड खुद थे, मतलब मेरे मास्टर्स के जो First, I गाइड थे। thanks Priyank to conduct this session because when we were there preparing for the PhD, no one was there to guide us that which sniper to take and which department to select and Correct. why. This will be the good platform for the future aspirants who are willing to join PhD. To be very honest, I was not having I any will plan not to. say like I had a very good big plan to enter Niper only. Okay. I will say like I did my masters from Niper Hajipur in biotechnology. Okay. I got a job from there in Bharat Biotech in a research and development or analytical research and development उससे department. बेसिक जो बेस्ट I did my रहते job हैं for उससे जैसे बेसिक फार्माकोलॉजी, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, सेफ्टी स्टडीज कौन सी होती हैं, माइक्रोडोजिंग स्टडीज क्या होती हैं, फिर बाकी एडीआस वगैरह उसके टाइप क्या होते हैं, ड्रग इंटरेक्शंस और ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें तुम पढ़ो डेफिनेशन वगैरह किसी का एग्जाम। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज मेरे साथ मेरे सारे सीनियर्स जो कि पीएचडी कर रहे हैं इस वक्त नाइपर में वो जुड़े हैं। सो एक एक करके हम उन सभी की जर्नी जानेंगे, एक एक करके वील हैव एन आइडिया दैट हाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द नाइपर जेई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोगों के काफी डाउट्स थे कि सर नाइपर में कैसे करे, कैसे तैयारी करे पीएचडी की। सो आज हमारे साथ है विभू सर, प्रतिमा मैम, राघव सर, सौम्या मैम एंड वैशाली मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, आप लोग ने थोड़ा सा आपका टाइम दिया हमें। थैंक यू पयम। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सिंस लेडीज फर्स्ट, सो वैशाली मैम आप ही से मेरा सबसे पहला सवाल है, ओके आपने नाइपर से ही पीएचडी क्यों सोचा कि आपको पीएचडी करनी है नाइपर से, और व्हाट वाज दैट ड्राइविंग फोर्स? ओके तो मैंने नाइपर से इसलिए सोचा क्योंकि जो नाइपर है वो वन ऑफ द मोस्ट अच्छा इंस्टीट्यूट है रिसर्च में, जो कि मुझे मतलब पता था कि नाइपर से बहुत अच्छा पीएचडी होता है और यहाँ पे रिसर्च अच्छा है, और मोहाली और हैदराबाद मतलब और बाकी के नाइपर से बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नाइपर से ही पीएचडी करा जाए तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन नाइपर के लिए स्टार्ट करी, और मेरे को पूरा 15 डेज से 20 डेज लगा नाइपर की प्रिपरेशन करने के लिए, और फाइनली वो क्रैक भी हो ही गया था। सो मैम आप किस लैब से हैं और किस डोमेन में पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को वो भी बता देंगे। मैं कर रही हूँ लैब, मेरे गाइड का नाम डॉक्टर जेबी जेना है, और वो मैं काम कर रही हूँ, मेरा वर्क है पीएचडी का रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी में। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ सौम्या उपाध्याय मैम। सौम्या मैम आपके लिए क्या ड्राइविंग फोर्स था कि आपने नाइपर चुना है फॉर पीएचडी, एंड विच लैब, आपका थोड़ा सा डोमेन बता दीजिए। Okay, so right now I am working under Professor S.S. Sharma sir, and my domain of my PhD is cardiovascular pharmacology. और मेरा जो स्पेसिफिक डिजीज है वो है कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो मेरे लिए जो था कि व्हाई आई चोज नाइपर एंड दैट टू नाइपर मोहाली, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंस्पिरेशन मेरे गाइड खुद थे, मतलब मेरे मास्टर्स के जो गाइड थे वो खुद ही मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, बिकॉज ही हैज आल्सो डन हिज मास्टर्स फ्रॉम नाइपर मोहाली एंड पीएचडी उन्होंने नाइपर हैदराबाद से किया था। तो ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट नाइपर दैट अगर इंडिया से तुम्हें पीएचडी करनी है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर नाइपर इटसेल्फ। और रैंकिंग में भी मतलब इतना रैंकिंग मैटर नहीं करता है, बट स्टिल लाइक रैंक भी इसकी टॉप 10 में ही रहती है मतलब हर ईयर। So that's why I chose NIPER for doing my PhD. In India, if you have to do PhD, you should definitely go for NIPER. And if you have to go foreign, then things are different. Then things will be different. All right, thank you, ma'am. Pratima, ma'am, what about you? What was that driving force कि आपने नाइपर चुना, and especially नाइपर मोहाली for the PhD? And आप भी आपका domain and area of interest बता दीजिए आपके PhD का. You're on mute, ma'am. First, I thanks Priyank to conduct this session because when we were there preparing for the PhD, no one was there to guide us that which sniper to take and which department to select and why. This will be the good platform for the future aspirants who are willing to join PhD. To be very honest, I was not having any plan to do PhD after my masters. I was interested in doing job, and I was doing job, and then I left. Everyone was writing NIPER in our college, and I was from NIPER. I did my masters also from NIPER. So I saw everyone preparing for NIPER. Then I thought I prepared for NIPER during GPAT time. So I should write this exam to see whether I am prepared to face this exam or not. So last 2 months, I have read pharmacology,
which the subject which I was weak at, and then I cleared this exam, and then based on my rank, I got NIPER Mohali. That time the vacancy of the seat was more, so I got NIPER Mohali, and I'm working under Professor Pramil Tiwari sir. Now I'm affiliated with PGIMR Chandigarh and working in the cardiology department under Dr. Basant Kumar sir. And all the best who are preparing. If any questions will be there, I'll be there always to help. Sure, sure. Next we have Vibhu sir with us. So Vibhu sir, आपके लिए what was that driving force? What motivated you to do PhD and that too from NIPER? Hi, Poyam. Thank you giving me the opportunity. Actually, initially, I'm very interested to do PhD only. After completing B Pharm only, I decided I'll do PhD, and that was the mainly driving force, you can tell. And I did master in my NIPER Hajipur, and initially I know NIPER is the best institute. In the background of the pharmacy practice, you can tell after that Manipal University, NIPER is the best for pharmacy practice only. All right. So that's okay. Thank you so much, sir. Next we have Raghav Gupta, sir. So Raghav sir, what about you? What was that driving force for you that made you go for NIPER? Hello, Priyam. First of all, thanks for this opportunity. I will not say like I had a very good big plan to enter NIPER only. I will say like I did my masters from NIPER Hajipur in biotechnology. I got a job from there in Bharat Biotech in a research and development or analytical research and development department. I did my job for 2 years. While I was doing the job, I got a feel like that if you are in a research, you want to do well in industrial research, you can do well in industrial research without PhD. PhD is not necessary. But it takes a lot of time to go up to those managerial positions, directorial positions. You have to have a PhD. Either you do it in a form like distance course, or you do it in a regular form. But you require a PhD. So after 2 years, like when I had the opportunity to give, I have never given NIPER PhD before. So I was preparing for CSIR nets and all. So that I was preparing side by side when I was doing my job for last 1 year, and like I had this great, I think, good luck. I have cracked GATE when I was joining my job, so I had this GATE qualification with me. So I thought, see, this will be my last year. This GATE will also expire, and this will be my good chance. I can start in NIPER. There were only 2 seats. The chance was very less, but I thought, well, I will give it a try. Like in NIPER, I targeted for NIPER Mohali only. First of all, it's the oldest NIPER. It has great infrastructure, good facilities, great faculties. And one of the reasons is closer to my home. I live in Noida, so it was very closer to my home. So I targeted NIPER Mohali because of that also. Otherwise, in any NIPER you go, and NIPER research is very good. We joined when we joined Hajipur, NIPER Hajipur, we also thought, yeah, what facilities will we get in Bihar? But like to most of our my colleagues in NIPER Hajipur, we got a lot of great exposure to how research is done, how good research can be. So I did my PhD from NIPER this year only. I joined under. Okay. All right. Thank you so much. That's a great background. Specialized in extracrystallography. And that's why I think it will go. Thank you. Yeah, thank you so much for that lovely introduction, everyone. So अब यहाँ पे we can categorize that एक है जिन्होंने non NIPER से masters करा और एक है जिन्होंने NIPER से masters करा. So let us have a glimpse के non NIPER से masters करने के लिए के बाद जब उन्होंने PhD के लिए ऑप्ट करा तो क्या क्या डिफिकल्टीज सर्कमस्टेंसेस फेस हुए. सो वैशाली मैम, सौम्या मैम, आप दोनों ही नॉन नाइपर से मास्टर्स थे. सो एक एक करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे बीइंग अ नॉन नाइपर फॉर मास्टर्स. Yes, of course, ma'am. Non-NIPER एक खुद से एक milestone ही है, because we don't know anything about NIPER. We are, we are non-NIPER. We don't know about anything here. They know what research is going here and what topic they are covering. So
it is quite difficult for us as a non-Niperian. So what I have done, I have just called one Niper student and मैंने उनको पूछा कि what topic they are covering and what about the last paper they are they're giving in the questions. So मैंने उसके according, जैसे मेरा डोमेन था फार्माकोलॉजी, राइट तो फिर मैंने फार्माकोलॉजी, अगर तुम्हारा फार्माकोलॉजी है तो तुम्हें 90% और 80% तुम्हें फार्माकोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा। ओके तो उसके लिए तो फार्माकोलॉजी पढ़ना है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट तुम्हें क्या पढ़ना है और किस डोमेन से पढ़ना है, तो वो आता है फार्माकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, और बहुत सारे डिफरेंट जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं वेट लैब्स में वो आता है। और उसके बाद ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारा टाइप पे नाइपर कंडक्ट कौन कर रहा है, क्योंकि जो कंडक्ट करेगा क्वेश्चंस ज्यादा वैसे टाइप के और उसी डोमेन के आएंगे। लाइक मेरे टाइम पे नाइपर हैदराबाद कंडक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे अगर सीएनएस वाले हैं, माइक्रो वाले लैब्स है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो फिर उसी हिसाब से उनकी रिसर्च के हिसाब से ज्यादा पढ़ना होता है। तो एज अ नॉन नाइपीरियन ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक ऐसे किसी कैंडिडेट को ढूंढना और सब कुछ जानना। तो फिर ये हमने ढूंढा और ये जाना, फिर उस हिसाब से पढ़ना, उतना हार्डवर्क करना, तो फिर देन वी आर हियर। ओके सौम्या मैम, व्हाट अबाउट यू? कोई एक्स्ट्रा कोर्स वर्क या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़े थे, या आपका जर्नी कैसा रहा, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आपने फेस करे? हाँ, एक्चुअली वाइल डूइंग माय मास्टर्स सेकेंड ईयर, मतलब ऐसा था कि मेरे को ये तो था कि पीएचडी करनी है उसके बाद, बट मुझे ये नहीं था कि श्योरिटी नहीं थी कि मुझे नाइपर मिल ही जाएगा। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स व्हाटएवर वी नीड टू गिव फॉर पीएचडी, डूइंग पीएचडी इन इंडिया। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर ICMR, CSIR, एवरीथिंग लाइक ऑन माय ओन ओनली। आई डिडंट टुक एनी कोचिंग और बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइम, बिकॉज वहां पे क्या था कि मेरा सुबह से शाम तक पूरा लैब में ही जाता था, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया जो भी था। तो पहले तो मैंने जितने भी GPAT के हमारे नोट्स होते हैं वो सारे मैंने एक बार रिवाइज कर लिया था। बाकी जैसे वैशाली ने बताया कि फार्माकोलॉजी के लिए अगर भर रहे हो तो फार्माकोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, तो उसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो फार्माकोलॉजी के लिए मैंने 2 बुक्स प्रेफर की, एक थी केडी त्रिपाठी और दूसरी गर्ग एंड गुप्ता की वो बुक आती है। और देखो मेन चीज जो होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर MCQs जितने भी सॉल्व कर सको, क्योंकि दैट रिड्यूसेस योर चांसेस ऑफ डूइंग सम नेगेटिव क्वेश्चंस। सो जितने भी ज्यादा MCQs सॉल्व कर सकते थे उतने ज्यादा MCQs सॉल्व किया एट दैट टाइम। तो ऐसे ही प्रिपेयर किया, मतलब फार्माकोलॉजी बेसिक लेकर के बाकी सारी चीजें जितनी भी GPAT के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हमने लिए थे वो सारे मैंने रिवाइज किए। बाकी जो इसने बताया कि टेक्निक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, मतलब मान लो जितने भी आएंगे तुम्हारे बेसिक फार्माकोलॉजी से आएंगे और दूसरे टेक्निक से रिलेटेड आएंगे, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉट है, RT-PCR के बेसिक टेक्निक्स जितने भी हैं वो सारे से कुछ ना कुछ रिलेशन उससे रहेगा क्वेश्चंस का, तो वो सारी चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। बाकी जो 30 मार्क्स स्टार्टिंग के होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश या रीजनिंग से होते हैं, तो उसको भी उस पे ज्यादा फोकस इतना भी नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज मैक्सिमम जो पार्ट रहेगा वो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, तो मैक्सिमम फोकस उस पे ही रहना चाहिए। बाकी रीजनिंग वो सब तो आराम से हो ही जाती है, मतलब बेसिक लेवल की ही होती है, तो उसके लिए इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके प्रतिमा मैम, विभू सर एंड अमन सर, आप लोग से भी मैं जानना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अमन उपाध्याय सर, ग्लैड टू हैव यू टुडे। सो अमन सर, पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि why did you choose PhD in Naipur Mohali? What was that motivational factor? What was that driving force कि आपने PhD नाइपर मोहाली में करने का सोचा? और उसके पहले का आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप बता सके। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड। आई हैव डन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी PharmD बिफोर कमिंग हियर इन नाइपर मोहाली। So talking about PhD, I just wanted to explore the scientific things like what study that we do, how we do it, अच्छे से किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मास्टर्स में हमने की थी PharmD के टाइम पे जो स्टडी हम लोग करते हैं, 5th ईयर में हमारा प्रोजेक्ट रहता है रिसर्च का, तो उसमें और ज्यादा किस तरीके से सिस्टमेटिकली चीजें होती हैं और आगे क्या क्या है फील्ड को, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए चीजें थी और कैसे होती हैं, बड़े लेवल पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो सब जानने की चीजें थी, क्यूरियोसिटी थी, उसके चक्कर में PhD के लिए प्रिपरेशन की थी। और बाकी साथ में बहुत सारे मैंने और भी मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन की थी, और भी सारे एग्जाम्स थे वो दिए थे, तो ज्यादातर मतलब सारे ही क्लियर हो गए थे जितने मैंने दिए थे। एम्स का भी दिया था, नाइपर का भी दिया था, और 2-3 फेलोशिप वगैरह के दिए थे जो थोड़े से मतलब PhD से अलग होते हैं। लेकिन नाइपर का जो सबसे पहले जिसका रिजल्ट आया था और काउंसलिंग आई थी, तो डेस्टिनी की वजह से आई एम हियर इन नाइपर मोहाली। So this was my reason for the PhD, and yeah,
ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। प्रतिमा मैम, बिबू सर, आप लोग ने मास्टर्स नाइपर से ही फिनिश करा था, तो डेफिनिटली आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि आपके फैकल्टीज क्या करते हैं। तो आपने आपकी प्रिपरेशन कैसे करी? मतलब ये वीडियो काफी लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिन्होंने मास्टर्स नाइपर से किया, वो पीएचडी करना चाहते हैं। सो आप लोगों ने प्रिपरेशन प्लान क्या था? हाउ डिड यू प्रिपेयर? बिकॉज आपका मास्टर्स भी नाइपर से था, पीएचडी भी वही है, तो आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखी थी? स्टार्टिंग फ्रॉम विथ यू प्रतिमा मैम। मेरा एक्चुअली मैंने जब नाइपर जेई अप्लाई किया था, बहुत सारे डोमेन्स थे लाइक बायोलॉजिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री। तो मेरा जो सब्जेक्ट था फार्मेसी प्रैक्टिस, इट वाज अलाइनिंग विद बायोलॉजिकल साइंस, तो मैंने बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई किया। और तब मुझे पता चला कि अगर मुझे बायोलॉजिकल साइंस में अगर मेरे को सीट लेनी है पीएचडी में, तो मुझे फार्माकोलॉजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो कि मेरा वीक पॉइंट था। तो मैंने क्या किया कि मैं ग्रुप स्टडी पे ज्यादा बिलीव करती हूँ rather than इंडिविजुअल स्टडी। तो आई हैड गुड फ्रेंड्स, they were preparing more than me for PhD. By seeing them, I got motivated to write exam. Like Bibu sir was there in the library. We used to discuss, and in online we have discussed. And I followed Sparsh Gupta. स्पर्श गुप्ता मैंने पढ़ा क्योंकि वो मुझे सिंपल लगता था। अगर किसी को लगता है कि फार्माकोलॉजी बहुत हार्ड है, उनके लिए स्पर्श गुप्ता इज द गुड बुक। वो पढ़ लो तो तुम्हारा मतलब हो ही जाता है। फार्माकोलॉजी जो बेसिक से पूछते हैं, कुछ उससे ज्यादा पूछते नहीं। अगर हम ये सोचे कि हम पीएचडी का एंट्रेंस लिख रहे हैं और हमें एमफार्म के लेवल में पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो हम जीपैट के समय पे प्रिपेयर किए होते हैं, वही बेसिक वो टेस्ट करते हैं कि बंदा बेसिक तो जानता है ना पीएचडी करने से के पहले। तो वही फार्माकोलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ा था। और बाकी जो क्वेश्चंस थे एप्टी और करंट अफेयर्स, हमारा जब हमने दिया था नाइपर जेई, तो उस वक्त 2 बार एग्जाम हुआ था। एक पहले एग्जाम में कुछ इश्यूज आ गई थी, टेक्निकल एरर की वजह से कैंसिल हो गया था। तो वो एग्जाम में उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अराउंड 20% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमें उतना नहीं आता था। बट हमने जीपैट में कभी ना तो कभी वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये सब सुना था। तो हम लोग एलिमिनेशन एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शंस थे, तो एलिमिनेशन के द्वारा हम वो कर पाए। तो इतना याद रखो, अगर तुम जीपैट के कंसेप्ट अच्छे से ब्रश अप कर लोगे वापस, तो पीएचडी हो जाता है बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू। विभू सर, व्हाट अबाउट यू? आपने कितने घंटे, अगर मैं पूछूं, पढ़ाई करी थी? हाउ मच टाइम डिड यू डेडिकेट? क्योंकि काफी बार बच्चे जैसे अब मास्टर्स के बाद तुरंत काफी लोग नहीं देते, कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं या बहुत सारी चीजें होती है। तो व्हाट अबाउट यू? आपने कैसे अपना मैनेज करी थी चीजें? मैं एक स्मॉल स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। जैसे सौम्या ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना चाहिए, बट नाइपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो मैंने सीनियर को पूछा था, तो उन्होंने बोले थे कि कैटेगोरिकली देखोगे तो फार्माकोलॉजी का सेक्शन से ज्यादा आता है, और फार्माकोलॉजी जो आता है वो बेसिक ही आता है, फंडामेंटल। तुम जीपैट का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो उसमें से ही आ जाएगा। और जैसे प्रतिमा मेंशन किया रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी स्पर्श गुप्ता, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैं वो बुक रेकमेंड करूंगा जिसको जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और जैसे माइनर सब्जेक्ट होता है बायोस्टैटिस्टिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ही आएगा। और नॉन सब्जेक्टिव को प्रिपरेशन के लिए वो बेसिक ही आता है। तो प्रिपेयर करना तो मतलब थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहेगा तो इंडिया बिक्स आप है। वहाँ पे नॉन फार्मा काफी इंडिया बिक्स पे आराम से हो जाएगा। हर दिन 1-2 इतना ही मैं बोलूँगा। और ऑल द बेस्ट। ओके, तो एक जनरल सवाल जो मैं एक-एक करके सभी से पूछना चाहूंगा कि अब आप ऑलरेडी पीएचडी में, आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स बहुत सारे मतलब हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे कि आपने जिस जोश में, क्योंकि काफी लोग पीएचडी जोश-जोश में कर लेते हैं शुरू, बट देन कुछ लोग उसको बीच में छोड़ देते हैं मोटिवेशन लैक करके, या कुछ लोग कुछ ना कुछ फैसिलिटीज की इश्यूज होते हैं बीच में छोड़ देते हैं। सो आप लोगों ने वो मतलब यू हैड दैट फायर कि आप डटे रहे। सो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वर एक्सपेक्टेशंस बिफोर पीएचडी एंड नाउ सिंस यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 to 3 इयर्स ऑफ पीएचडी, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ एंड हाउ इज योर फीलिंग? क्योंकि घर वाले भी कहेंगे कि अब तो डॉक्टर लगेगा प्रीफिक्स नाम के आगे। सो एक-एक करके मैं जानना चाहूंगा, स्टार्टिंग विथ यू वैशाली मैम, हाउ इज योर फीलिंग बिफोर पीएचडी एंड ड्यूरिंग पीएचडी? बिफोर और आफ्टर इसका जो थिंग और कंसेप्ट है ये बहुत ही डिफरेंट होता है। बिफोर हमें यहाँ पे आने के बाद ही पता लगता है कि एक्चुअली पीएचडी है क्या और व्हाट इज रिसर्च। और
अगर तुम्हें मतलब तुम्हारा डोमेन, तुम्हारा गाइड और तुम्हारा लैब एनवायरनमेंट अगर बहुत अच्छा मिलता है तो देखो तुम्हारी पीएचडी भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड गाइड, और ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि मेंटल पीस और ये सब कुछ बहुत मैटर करता है, और फंड्स। तो ये सब कुछ हमें नाइपर में मिला और मेरी पीएचडी फिर अच्छी ही चल रही है। That's great. Soumya ma'am, what about you? Before, after? मुझे पहले से ही पता था कि पीएचडी इज इक्वल्स टू पेशेंस। तो अभी पेशेंस तो रखना पड़ेगा हर एक चीज के लिए, भले ही फंड आ रहे हो ना आ रहे हो, गाइड सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, पेपर पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो। सो इट लाइक हमें पेशेंस रखना पड़ेगा पूरे ये 5 साल। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट योर पीएचडी वेरी वेल। तो बिफोर पीएचडी भी मेरे अंदर ज़ील था कि हाँ मेरे को करना है। अभी भी मेरे पास मतलब चल रही है, अच्छे से चल रही है। कभी कोई बीच में थोड़े थोड़े हर्डल्स आते ही हैं, बट लाइक इट्स गोइंग। मतलब अभी भी ज़ील है, एंथुसियाज्म बचा हुआ है कि हाँ आगे 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। स्मूथ गाड़ी है। अमन सर, व्हाट अबाउट यू? आपका अगर मैं, बिकॉज़ आप टोटली फार्म डी के बैकग्राउंड से, तो आपका मे बी कुछ एक्सपीरियंस अलग हो। नहीं, मेरा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो अच्छा। हम उस टाइम पे स्टडी करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस लगभग सेम वैसा ही रहता अच्छा। है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पीएचडी में आने के बाद बहुत सी चीजें पता लगती हैं, तो एक्चुअल में स्टडी है क्या नाइपम वाली। और सिर्फ पीएचडी नहीं, ये ओवरऑल तुम किसी भी जब एग्जाम की तैयारी करो तो उस टाइम पे जो एंथुसियाज्म होता है, जो एनर्जी होती है, वो जब तुम नए नए सिलेक्शन होता है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो बाकी लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं चारों तरफ से। तो धीमे धीमे 5-6 महीने बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। पीएचडी नहीं, वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो वैसी चीज है। बाकी इधर पीएचडी में अपना कोर्स वर्क रहता है 1 साल का, तो फिर उसके बाद एक्चुअल में जो पीएचडी वाली फीलिंग होती है वो आना स्टार्ट होती है। 1 साल तक तो वो मास्टर्स की तरह ही एग्जाम देते हैं। तो ये जो कोर्स वर्क होता है, ये सिर्फ नॉन नाइपरियंस जो होते हैं वो उनके लिए होता है, या नाइपर वाले भी मास्टर्स कर रहे हो वहीं से पीएचडी, तो उनके लिए भी होता है? इज इट फॉर बोथ? कोर्स वर्क होता दोनों के लिए, लेकिन इसमें जो क्रेडिट स्कोर जो करने होते हैं वो उसका डिफरेंस होता है। जो नाइपेरियंस होते हैं उनको 12 क्रेडिट स्कोर करने होते हैं, और जो नॉन नाइपेरियन होते हैं उनको 28 क्रेडिट्स करने होते हैं। ओहो, ओके। तो नॉन नाइपर को 28, नाइपरियंस को 12। I would like to add something over here. Yeah, ये sure. सबसे बड़ा demerit है एक तरह से देखा जाए तो, because we faced, like Vaishali might be knowing it, we faced lot of difficulty in completing this credit, because first year में तुम्हें credits ही complete करने पड़ेंगे, चाहे तुम किसी भी उसमें जाओ, किसी भी institute में जाओ। लेकिन यहाँ पे अगर तुम नॉन नाइपेरियन हो तो तुम्हें मतलब डबल से भी ज्यादा क्रेडिट्स तुम्हें यहाँ पे नाइपेरियन और नॉन नाइपेरियन के कंपेयर। वो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। डिसएडवांटेज हो गया हमारे लिए। हाँ, हमने पूरा डबल मास्टर्स कर लिया एक तरह से। और हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्क हो जाता था, क्योंकि हमको लैब भी मैनेज करना है, हमको क्लासेस मैनेज करनी है, हमें अटेंडेंस भी फुल करनी है, और हमको एग्जाम भी एक दिन में 3 देने पड़ते थे। हाँ, 3 मतलब 2 घंटे या 3 घंटे के ऐसे एग्जाम्स बहुत देने पड़ते, मतलब मास्टर्स के भी सब्जेक्ट्स के और पीएचडी के भी सब्जेक्ट्स के। वेरी हार्ड वर्किंग कॉलेज। दैट्स ग्रेट, गुड टू हियर। प्रतिमा मैम, लाइफ बिफोर पीएचडी एंड ड्यूरिंग पीएचडी, एनी डिफरेंस, एनी चेंज, एनी एक्सपेक्टेशंस में कुछ? See, actually, as I said, I was not having any plan to do PhD. I came, unfortunately, because I got NIPEM, so I am here. Okay. See, to be very honest, the candidate like me who don't have patience, who always like to hear what I want, not others. Acha, okay. Changed my personality in PhD. It taught me how to be patient, how to have patience. Everything can't happen the way you want. Second, it taught me like you have to also listen to your guide. It's not that you have to always, it will be your interest. You have to listen to your guide. You have to respect your guide feeling, then only your PhD will be successful. And to be very honest, I have worked in oncology department in my master. And now I am working in the cardiology department. Shifting from oncology to cardiology, it was very difficult for me to understand the basics of cardiology. Before itself, I said I'm very weak at pharmacology, and understanding cardiology was very difficult. And I took help of Soumya ma'am during my compre also to understand this basic part, how heart works, and basic she taught me. And it's all PhD. और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर स्पेसिफिक है, तुम्हें मास्टर्स में ही पता चल जा रहा है कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो तुम वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जाओ। अगर तुम्हें मास्टर्स में पता चल जा रहा है यार मुझे ऑन्कोलॉजी करने में मजा आ रहा है, देन यू शुड डू योर पीएचडी आल्सो इन ऑन्कोलॉजी। आई फील दैट what उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। मास्टर्स सेम थिंग यू शुड कंटिन्यू विद पीएचडी आल्सो। क्योंकि
हाँ वही कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और ये फायदा ये होता है कि पोस्ट डॉक वगैरह में ये फॉरेन में अप्लाई करने से ये तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डिंग भी अच्छी हो जाती है, अगर तुम्हारा एक ही डोमेन है तो ये फायदा होता है। तो एक that चीज is मैं from आपने जो my बोली इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैंने वैसे सभी से कुछ ना कुछ सीखा है, बट सौम्या मैम से मैंने भी सीवीएस आई आल्सो वर्कड इन मास्टर्स विद हर, तो मेरा भी काफी मैंने भी काफी कुछ उन्हीं से मास्टर्स में सीखा है सीवीएस से। एंड या मूविंग फॉरवर्ड, विभू सर आपकी लाइफ पीएचडी से पहले कैसी थी और अब ड्यूरिंग द पीएचडी कैसी है? एनी चेंजेस? एंड जैसे इन सब ने कहा पेशेंस सीखा, गाइड का लिसनिंग टू द गाइड, वो एनी अदर इनपुट्स जो आपने गैदर किए ये ड्यूरिंग इज लाइक मैराथन। तो मैराथन का जर्नी जैसे होता है वो पीएचडी ऐसे होता है। बस ओके जो भी हो भागते रहो, करते रहो, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। और फेलियर और विनिंग ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है, तो अप एंड डाउन रहना आएगा। तो तुमको पेशेंस के साथ कैसे करोगे। और पीएचडी एक चीज है कि तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है। तो पीएचडी में तुमको ऐसे होगा कि तुम अपना काम करोगे तो तुम खुद को कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हर एक आदमी का जर्नी है, तो हर एक आदमी में बहुत सारे लक्षण है। और जब पीएचडी में तुम ओन उस चीज को हैंडल करोगे ना, तुमको पता चलेगा मैं एक अच्छे से टीम के साथ काम कर नहीं पाता हूँ। तुमको लीडरशिप में लैकुना है, कभी कभी सोशल एंजाइटी भी है, तुम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, गुड कम्युनिकेशन नहीं हो। तुम कितना क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, राइटिंग में कितना भी अच्छा हो, बट तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं है। तुम एक पीएचडी करने के बाद एक गुड एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जैसे राउंड होता है ना, पूरा सारी चीज तुम्हारा आ जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। हाँ तो करेक्ट पीएचडी का जर्नी तो हर एक आदमी पीएचडी कुछ कुछ चीज में करता है, बट उसी चीज में उसका फिलोसफी डेवलप हो जाता है। कोई कैंसर में करता है, कोई कार्डियक में करता है, कोई जेरियाटिक में करता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, बट उसका जो थिंकिंग पावर होता है ना, वो अलग हो जाता है। ये आपने चीज़ एक बहुत अच्छी कही, सोशल एंग्जायटी, मतलब काफ़ी बार हम कॉम्प्री देते हैं या अपना मतलब डिफेंस में, तो बहुत लोगों के सामने आंसरिंग द क्वेश्चंस, ये बहुत एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग द पीएचडी। ये बात तो आपने सही कही। अब मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, एक क्विक क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने फर्स्ट राउंड तो पेपर निकाल लिया एमसीक्यू का, अब इंटरव्यू भी हुआ होगा। सो इंटरव्यू में टेंटेटिव अगर आपको याद हो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, या अगर एक बंदा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है तो क्या-क्या बेसिक्स पढ़े, मतलब एकदम डेप्थ में पूछा जाता है या सुपरफिशियल नॉलेज, थोड़ा-सा क्विकली अगर आप बता सकें। स्टार्टिंग विथ यू वैशाली मैम। मैम आप म्यूट पे हैं। सॉरी। नो वरीज़। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इन इंटरव्यू यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ओके। प्लीज डू नॉट लाई। अगर तुम झूठ बोलोगे वहां पे तो वो तुम्हें उसी टाइम पकड़ लेंगे। और अच्छा। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो मेरा जो मास्टर्स था वो था ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पे। ओके। तो तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारे प्रोजेक्ट बेस्ड जो तुमने अपने मास्टर्स में 2 साल 1 साल जो भी अपने प्रोजेक्ट में काम किया वो तुम्हें पूरा पूछेंगे। तुम्हें जितनी तुमने टेक्निक्स करी है वो तुमने सच में करी है या नहीं करी है वो तुम्हें उसके बारे में पूछेंगे। तुम्हें पूछेंगे तुमने ये कैसे किया, तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए, तुम्हारा कंक्लूजन क्या था, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था। ओके। और वो तुम्हें मतलब पूरा प्रोजेक्ट बेस ही सब कुछ पूछेंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे तुम्हारा पैनल कैसा है। मतलब अच्छा। इफ टफ पीपल विल बी देयर देन योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी टफ तो ओनली। अगर सपोज़ आप फार्माकोलॉजी में कर रहे हैं ठीक है पीएचडी, आपने अप्लाई करा, आपकी रैंक फार्माकोलॉजी की आई होगी, तो वहाँ पे सिर्फ जिस नाइपर से कंडक्ट हुआ वो पैनल में बैठते हैं या कहीं से भी फैकल्टीज बैठ जाते नहीं हैं? नहीं, ऑल ओवर 7 नाइपर से तुम्हें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और ओके। उस हिसाब से जिसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा और जितना क्वेश्चन वो पूछना चाहे वो उतना पूछ सकते हैं। वैसे तो सबका 10 मिनट 20 मिनट होता है, पर अगर उनको ज्यादा तुम्हें पूछना होगा तो मेरा जैसे इंटरव्यू हुआ था तो मेरा 1 आवर हुआ था। 1 आवर? पूछा था। अच्छा, अच्छा। और मतलब वो इजी पूछते हैं, टफ भी पूछते हैं और बहुत घुमा के ही पूछते हैं, पर ये कि ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने करेक्ट, एक झूठ बोला और वो तुमको अच्छे से पकड़ लेंगे। तो करेक्ट। मैं कहूंगी कि जो भी बोलना अच्छे से बोलना और पूरा ऑनेस्टी के साथ अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ना, जो भी तुमने करा है प्रोसीजर पता होना चाहिए। और एक और चीज है कि वो पब्लिकेशंस के बारे में पूछ लेते हैं तुमको कि तुमने ओके। कुछ पब्लिश करा है या हुँ, कुछ हुँ, हुँ। ऑनगोइंग है। तो ये सब कुछ भी अपना देख के जाना। तो अपना और अगर मास्टर्स का प्रोजेक्ट और पब्लिकेशंस, ये 2 हाँ, मेजर और चीज़। पब्लिकेशन में भी झूठ मत बोलना क्योंकि वो तुम्हें टाइटल पूछ लेंगे। अ, हाँ, ओके, तो फिर ये सब कुछ बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सो मच। राघव सर, आपका भी इंटरव्यू रिसेंटली जस्ट हुआ होगा, राइट? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू में? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिड यू फेस एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? म्यूट। यू आर ऑन म्यूट राघव सर।
सॉरी, तो ड्यूरिंग लाइक मेरे को 2 साल पहले ही हो चुका था प्रोजेक्ट को लेके, तो हाँ मैंने पहले वही किया जो फर्स्टली मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर किया था। मतलब कि जो भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो भी मैंने प्रोसीजर्स लिए थे, वो सब मैंने उनको एक बार ही एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे थे कि व्हाई आई डिडंट चूज दैट और चूज दिस, तो बस उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इट वाज लाइक तुमने जो काम किया है वो लोग ज्यादा पूछेंगे, इंस्टेड ऑफ जो तुम मतलब कि सोचो कि ये भी पढ़ के चले जाएं, वो भी इंस्टेड कि जो मास्टर्स का तुम्हारा प्रोजेक्ट था उसी से सब क्वेश्चंस थे। और जैसे मैंने बताया था कि मेरा भारत बायोटेक का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वो भी पूछा था कि तुमने एलाइजर कौन सा किया, व्हाट टाइप्स ऑफ एलाइजर, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चंस कनेक्ट किए थे। ओके, दैट्स ग्रेट। सौम्या मैम, व्हाट अबाउट यू? एनी आपको नॉस्टैल्जिया हुआ होगा, कोई आपके प्रीवियस कोई याद आए हो क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे हो, कुछ आप शेयर करना चाहें? जैसे कि सबने बताया कि मतलब विशाली ने बता दिया कि 7 हमारा तो ऑनलाइन हुआ था, बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक लास्ट ही थे हम बैच जो इसका ऑनलाइन हुआ। हमारे जो आगे आए हैं जितने पीएचडी अच्छा, वो ऑफलाइन ही हुआ है, तो अब ओके ऑफलाइन ही होगा मतलब इंटरव्यू। ओके 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 ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो। तो हमारा तो ऑनलाइन हुआ था, तो हमारे तो मेरे में तो सारे ही 7 नाइपर से आई थिंक 3 वर एक्टिव एंड अदर हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एट दैट टाइम। ओके तो ओके ऐसा था कि सभी ने क्वेश्चन मतलब कुछ तो कुछ पूछा, लेकिन हाँ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछते हैं। लास्ट में वो लोग ट्रांसलेटेबिलिटी भी देखते हैं कि मतलब तुमने जो वर्क किया है उसको कैसे तुम मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में बेड साइड टू बेड साइड। क्लिनिकल वैल्यू क्या है उसकी या ट्रांसलेटेबिलिटी कितनी है उसकी, तो वो अच्छा, चीज लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। और मेरे से सीडी गाइडलाइन चालू हो गई। हाँ ओईसीडी गाइडलाइन, वो शर्मा सर ही थे, ओके, मेरा इंटरव्यू लिया था अच्छा अच्छा अच्छा, ओके तो उन्होंने ओईसीडी गाइडलाइंस और ये सारे क्वेश्चंस मतलब बेसिक फार्माकोलॉजी भी एट द बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर रखना, बिकॉज दे कैन आस्क दैट आल्सो। प्रोजेक्ट तो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया है, कौन से टेक्निक्स, कौन से प्रोसीजर कैसे किया, सब कुछ वो सब तो होना ही चाहिए। और बीइंग अ नॉन नाइपरियन मेरा भी 45 मिनट्स चला था, और मेरा फ्रेंड था उसका सिर्फ 10 मिनट्स ही चला था। ही वाज फ्रॉम नाइपा हाजीपुर। ओके तो ओके। हाँ, तो हमारा लंबा चलता है लंबा 45। चलता है नॉन नाइपर वालों का इंटरव्यू भी। अमन सर, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, और आपका एक्सपीरियंस क्या था, थोड़ा सा वो बताएं। मेरा इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ था, ओके, और एक्सपीरियंस मेरा भी लगभग 45 मिनट से लेके 1 आवर तक इंटरव्यू चला था। और बाकी 2-3 नाइपर से, नाइपा गुवाहाटी से, यहाँ से नाइपा मोहाली से, और 1-2 जगह से और थे, जो भी पैनल था 4 लोग थे टोटल उसमें। तो पहली चीज तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट तुमने किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट किया था तो इसके आउटकम क्या थे, क्या मतलब उसका रिजल्ट निकल के आया, क्या टेक्निक्स थी तुमने, क्या स्टेट्स लगाया, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्यादातर। और सेकंड जो बेसिक जो भी ब्रांच है तुमने भरा है उससे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं मुझसे, जैसे बेसिक फार्माकोलॉजी, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, सेफ्टी स्टडीज कौन सी होती हैं, माइक्रोडोजिंग स्टडीज क्या होती हैं, फिर बाकी एडीआस वगैरह उसके टाइप क्या होते हैं, ड्रग इंटरेक्शंस, और ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें तुम पढ़ो डेफिनेशन वगैरह, किसी का एग्जांपल वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जांपल पर ही आएगा। और बाकी तो इंटरव्यू में ये रहता है, तुम मतलब गैस नहीं कर सकते इंटरव्यू जाएगा कहाँ पे, जो भी तुम जवाब दोगे उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आएगा, फिर वो उसके अंदर Okay. कुछ और पूछ लेंगे। So your तो answer वो will be ऐसे their next पूरे question. ट्रेल चलती जाती है। या तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ओवरऑल, जो भी जवाब दे रहे हो तुम उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ में, और इंटरव्यू अच्छा खासा लंबा चला था, सारी चीजें पूछी थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एक चीज। बाकी क्यों करना चाहते हो पीएचडी, तो मैं इंटरव्यू में दिखाना होगा कि तुम रिसर्च को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तुम्हारे अंदर, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो। अगर तुम्हें रिसर्च में नहीं है, तुम कहो कि मैं एकेडमिक्स में जाना है इसलिए करना है, तो फिर वो लोग नहीं, क्योंकि नाइपर एक है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट ना होकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जाता है। तो यहाँ पे तुमको दिखाना पड़ेगा कि रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो पैनल को। Not into teaching but rather research. प्रतिमा मैम, व्हाट अबाउट यू? आपके इंटरव्यू के कोई चर्चे, कोई किस्से कुछ आपको याद आए, कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? इंटरव्यू में ना अगर तुम्हें क्लियर करना है ना, तुम्हारे सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसा करो कि तुम दिखाओ अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इटसेल्फ दैट यू आर वेरी क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव व्हाट यू हैव डन इन द मास्टर। अगर तुमने प्रोजेक्ट किया है, मुझे पूछी मेरे इसमें नाइपर मोहाली से एक मैम थी और नाइपर गुवाहाटी के सर थे, उन्होंने मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा, और तो मैंने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि फर्स्ट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड विद माय नेम, and then I've introduced with the which domain I was working in the NIPER project, and then I've introduced the 2 objectives of my project,
तो उन्होंने क्या किया कि वो क्लियर हो गए कि हाँ ये 2 ऑब्जेक्टिव है, अब इनसे हम पूछते हैं कि मेथड क्या है, वेदर शी इज क्लियर विद दैट। मैंने जानबूझ के ऑब्जेक्टिव बताया था क्योंकि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थी कि अगर इन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में कुछ भी पूछा तो मैं बता दूंगी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव जानबूझ के बोला था। तो उन्होंने मुझे ऑब्जेक्टिव पूछा, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव से मुझे मेथड वगैरह पूछा, तो मैंने बताया उन्हें कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो बट द क्वेश्चन मैंने जो आंसर नहीं कर पाया था वो ये था कि उन्होंने मुझे ये पूछा कि अभी लेटेस्ट मार्केट में तुम्हारे डिसीज पे, हेड एंड नेक कैंसर पे कौन से ड्रग आए हैं, और वो मुझे नहीं पता था उस समय, स्ट्राइक नहीं हुए। यू शुड बी ऑल्सो बी अपडेटेड विद द डोमेन विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, क्योंकि रिसर्चर वही होता है जो अपडेटेड रहे, तो वो चीज होनी चाहिए। तो अगर तुमने हेड एंड नेक कैंसर पे किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या चल रहा है मार्केट में हेड एंड नेक कैंसर में, ड्रग के रिलेटेड या कुछ अदर। सो वो क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं दे पाया बिकॉज आई वाज नॉट अपडेटेड। दैट थिंग टॉट मी दैट वी शुड स्टे अपडेटेड इन द लिस्ट ऑफ लेटेस्ट एफडी अप्रूव्ड ड्रग्स, ये सब चीजें जो एटलीस्ट डोमेन स्पेसिफिक तो पढ़नी ही चाहिए। हाँ, विभू सर, yeah, that's great to hear. Vibhu sir, what about you? Any thing you'd like to share about your interview? How was it? वो इंटरव्यू पूरा जो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हो ना, सारे इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अच्छा। वो बेसिकली आपका मास्टर का प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे और वो ज्यादातर मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, तुम उस प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन किए और उसको रिजल्ट क्या क्या पाए थे, और तुम्हारा पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन में क्या काम किए थे, और उसका मेथोडोलॉजी में फिर से वो मेथोडोलॉजी पूछेंगे। और मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे तो वो मुझे बहुत बेसिक में पूछे। तो एक बेसिक में पूछे थे कि तुम थेसिस तुम्हारा लिखे थे तो थेसिस में पहले से ही इंडेक्स बताओ। मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में शुरू कर लिए तो वो बोले अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखे थे, तो मैं वहां पर हंसा था। तो इतना बेसिक में भी पूछ सकते हैं, फंडामेंटल चीज। वो चाहेंगे कि तुम कितना हनेस्ट हो, तुम लिखे थे या और किसके देख के लिखे थे, तो वही बस वो हनेस्ट चेक करेंगे वहां पर। ये आपने बड़ा अच्छा बताया, मतलब कि बंदे को मास्टर्स की लिस्ट ऑफ टेबल फिगर वो सारी चीजें भी देख के जानी है जो इंडेक्स में लिखता है। दैट्स ग्रेट। अब लास्ट बिफोर वी लीव, एक लाइन में वन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे, तो अगर वन लाइन में पीएचडी करने के लिए कोई मोटिवेशन या एनकरेजिंग वर्ड्स बोलने हो आपको स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, तो वो क्या होंगे? स्टार्टिंग विथ यू वैशाली मैम। आप म्यूट पे हो मैम। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, अगर तुम पीएचडी में आ रहे हो, तुम्हारा कोई मोटिव तो रहा होगा ना, तो तुम उस मोटिव को लेके चलो। अपने जो एम और करियर है उसको कभी ऐसे मत सोचो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और मतलब जिसके लिए तुम आए उसको मत भूलो, तुम्हें करना है और तुम्हें अचीव करना है। और एट द एंड तुम्हें डॉक्टर तो मिलेगा ही अपने एम के आगे, फिर ये मोटिवेशन तो मिल ही जाती है। और ऐसा नहीं है कि पीएचडी के बाद कुछ बुरा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। That's great. Soumya ma'am, what's your one-liner? Guru mantra, success mantra. देखो, पीएचडी तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐड करेगी ही। ऐसा नहीं है कि मतलब 5 years you are giving to a particular degree or particular field, so you are going to be an expert in that particular field. और उसको लेकर अगर तुम अपने लाइफ में कुछ भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी चीज तुम कर सकते हो। So I think if you are devoting your next 5 years, productive 5 years I will say, in PhD, so it is really going to be worth it. और अगर तुम बहुत ज्यादा, तुम्हारे अंदर रिसर्च करने का एंथुजियाज्म है और क्रेज है कि नहीं मैं कुछ अलग सा, तो ऐसा कुछ मतलब इतना बड़ा नहीं कर सकते तुम 5 साल में, बिकॉज ये एक एज अ रिसर्चर ये बहुत कम टाइम होगा तुम्हारे लिए कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने के लिए। बट स्टिल यू आर गिवन अ प्लेटफॉर्म ओवर हियर। इफ यू आर कमिंग टू नाइपर, यू विल बी गिवन अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चिंग सर्टेन मेडिसिन और सर्टेन थिंग, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को इम्पैक्ट करेगी इन फ्यूचर। सो दैट्स इट। अमन सर, व्हाट अबाउट यू? आपको अगर एक लाइन में मोटिवेशन देना चाहे तो वो क्या होगी? एक लाइन में मोटिवेशन, देखो एक्चुअल में अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है तो जो नाइपर्स हैं, तो तुम्हें पता है फार्मेसी फील्ड में अपने सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, तुम्हें यहाँ पे सबसे बेस्ट लैब्स मिलेंगी, टॉप गाइड्स मिलेंगे इंडिया के। तो इससे बेस्ट चीज नहीं है अगर तुम हमारे फील्ड में जाओगे कहीं पे भी, फार्मेसी फील्ड में। दीज आर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। और बाकी नाइपर मोहाली का कैंपस वगैरह आप यूट्यूब पे देख ही सकते हो, कितना बढ़िया कैंपस है नाइपर मोहाली का, बाकी कितनी सारी फैसिलिटीज हैं। तो बढ़िया चीज रहने वाली है, स्टाइपेंड वगैरह मिलता है आपको पीएचडी में। तो ये सारी मोटिवेशन है, दिमाग में रखो और मेहनत करते रहो, बाकी यही सब चीजें।
Absolutely. Thank you so much, sir. Pratima ma'am, what is your one line of motivation for aspirants? I'll say that don't let negativity come to your mind, because सब लोग बोलेंगे यार पीएचडी के बाद भी इतना पैसा मिल रहा है, मास्टर्स करने के बाद भी उतना पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हें पैसा लेना है तो पीएचडी मत करो। अगर तुम्हें इज्जत कमानी है, अब इंडस्ट्री में जा रहे हो, अच्छे पोजीशन पे रहना है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं क्वालिफिकेशन आई जाती है अटकने के लिए, प्रमोशन में भी। तो इज्जत कमाना है तो पीएचडी करो। और अगर सच में तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे ना रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो पीएचडी करो और खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा रखो और खुद का सुनो। यहाँ पे पीएचडी के आने के बाद गाइड का सुनो और खुद का सुनो, और बाकियों का मत सुनो। नेगेटिविटी को दूर रखो, गाइड का सुनो, खुद को सुनो, तो ही तुम्हारी पीएचडी सक्सेसफुल रहेगी और तुम भी पीसफुली काम कर पाओगे। इस बात का प्रतिमा मैम आपने मेरे जले पे नमक छिड़क दिया। इस बात का लिविंग एग्जांपल हूँ मैं। मैंने आज ही अपना रिजाइन डाला है वर्क में, क्योंकि अब मुझे पीएचडी करनी है। तो मैं मतलब मुझे समझ आ गया कि पैसों से कुछ नहीं है, समथिंग इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है, सेटिस्फैक्शन चाहिए। बहुत सारी नेगेटिविटी थी कि भाई अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेट्स कंटिन्यू, बट अब मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पे 8-9 मंथ्स के बाद कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई मेड फॉर। तो मैं खुद अब पीएचडी के टुवर्ड्स जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत रिलेट हो गया आपका ये पॉइंट कि नॉट एवरीथिंग इज मनी, समटाइम्स इट इज योर सेटिस्फैक्शन एंड इज्जत जो मिलेगी आपको। एब्सोल्युटली। विभू सर, व्हाट अबाउट यू? अगर आपको एक लाइन में मोटिवेट करना एस्पायरेंट्स को। तो मैं एक लाइन में बोलूंगा तो तुमको न्यू स्किल सीखना है और खुद को लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट है तो पीएचडी में ज्वाइन करो। तुम पीएचडी में बहुत सारी चीज लर्निंग करोगे। पैसा तो वो तो कुछ कहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे तुम बिजनेस बैकग्राउंड से तो वहां पर गला में बैठो, पैसा कमाओ। या जो लर्निंग है ना और एक्सपोजर और नए नए प्लेटफॉर्म को नाइपर दे देगा। और एक नाइपर को और एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे स्टाइपेंड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर महीने आपको आईसीएमआर कंपेयर करो, सीएसआर कंपेयर करो, जहाँ पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट को कंपेयर करो, बट फाइनेंशियल स्टाइपेंड में यहाँ पर कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बस अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहो। पूरा 5 साल आपको मिला है। Thank you so much. First of all, lastly, thank you so much वैशाली मैम, सौम्या मैम, प्रतिमा मैम, अमन सर, विभू सर कि आप लोग आए इतना, क्योंकि आई नो कि कितना ज्यादा पीएचडी हेक्टिक, आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। बट आई होप कि आपके इस गाइडेंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त कंफ्यूजन दुविधा में थे, उनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी फॉर श्योर। ये सारे कमेंट्स में हमारे डाउट थे जितने भी मैंने आपको पूछे। सो आई होप कि आपके ये पूरे सेशन की वजह से उनके डाउट्स क्लियर होंगे। Thank you so much once again for joining today's session. थैंक यू। Thank you. Welcome. Bye.